हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। आज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में एमसीक्यूज, आपके लर्निंग से रिलेटेड यानी अधिगम पर आधारित आपके एमसीक्यूज की बात करेंगे हम यहाँ पर। लर्निंग पर आपकी जितनी भी थ्योरीज हैं उन सबको मैं ऑलरेडी इस चैनल पर डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो फिर आप जाकर पहले उन्हें भी चेक कर सकते हैं। जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ये एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें खुद से पहले, तो हमारा ऐप का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ऐप में जाइए और आपको वहां पर एज अ फ्री टेस्ट यहाँ पर ये एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए मिल जाएंगे। तो इससे आप हमारे ऐप का कंटेंट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप पहले वहां पे एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लें और उसके बाद आकर आप इस वीडियो को एज अ सोल्यूशन चेक करें कि आपके कौन से आंसर सही थे, कहां पे आपने कॉन्सेप्ट सही लगाया, कहां नहीं लगा पाए, तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए थे? आपके थॉर्नडाइक ने दिए थे। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं आपके लॉज ऑफ लर्निंग। आपके जो प्राइमरी लॉज है, जो प्रमुख नियम है, क्या दिए उन्होंने? लॉ ऑफ रेडीनेस है आपका, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी है और लॉ ऑफ इफेक्ट भी है। लेकिन लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स ये उनका लॉ जरूर है, लेकिन ये प्राइमरी लॉ नहीं है, ये इनका सेकेंडरी लॉ है। ठीक है, सेकेंडरी लॉज में इसको हम लेते हैं। थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, हिंदी में कहते हैं गॉड नियम। तो ऑप्शन सही यहां पर हो जाएगा आपका लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट ट्रू। तो यहां पर हमें कुछ थ्योरीज और उनके मैचिंग, वहां पर जो उनके प्रोपोनेंट्स हैं वो दे रखे हैं। हम देखना चाहते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा सही नहीं मैच किया हुआ है। तो चलिए, पहला है आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक लिखा है यहाँ। फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, बीएफ स्किनर लिखा है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग, पावलोव। और हॉलिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग, हल। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने ठीक से थ्योरीज पढ़ी हैं तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसआर लर्निंग वाली जो आपकी थ्योरी है, ये किसने दी है आपकी? इसकी बात कौन करते हैं? आपके पावलोव करते हैं, वॉटसन करते हैं, लेकिन थॉर्नडाइक इसकी बात नहीं करते हैं। थॉर्नडाइक ने अपनी कौन सी थ्योरी दी है लर्निंग की? इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था इन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी लर्निंग की नहीं दी है। बाकी सारे सही मैच है। ऑपरेंट कंडीशन बीएफ स्किनर द्वारा दी गई है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग पावलोव द्वारा दी गई है। हॉलिस्टिक थ्योरी किसने दी है? आपकी हल ने दी। सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक। आगे बढ़ेंगे, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट आर द आउटकम ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरी। तो आपका जो तत्परता का नियम है और प्रभाव का नियम है, ये किस लर्निंग थ्योरी से निकल के आए हैं? तो देखिए क्या कौन कौन से आपके ऑप्शंस हैं। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ट्रायल एंड एरर की बात हमने अभी अभी करी, क्या है आपका? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। और ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो इसमें जो आपकी लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी से निकल के आए थे, जो कि क्या थी आपकी? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, द इफेक्ट ऑफ मदर टंग इन लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी टर्म्ड एज पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, बायलेटरल ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर। तो देखिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का जो स्थानांतरण होता है उसके विषय में पूछा गया है कि जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो हमारी जो मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है, उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख पाते हैं फॉरेन लैंग्वेज का। तो ये जो इफेक्ट है मदर टंग का हमारी मातृभाषा का नई भाषा को सीखने में, ये क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव ट्रांसफर कहा जाएगा, नेगेटिव ट्रांसफर कहा जाएगा, बायलेटरल ट्रांसफर कहा जाएगा, जीरो ट्रांसफर कहा जाएगा। तो देखिए, ये नेगेटिव ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। द ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ कंडीशनल रिस्पॉन्स ऑफ सैलिवेशन टू बेल इन क्लासिकल कंडीशनिंग इज। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर धीरे धीरे जो बेल पर सैलिवेशन का जो रिस्पॉन्स आ रहा था क्लासिकल कंडीशनिंग में, पावलोव के एक्सपेरिमेंट पे, वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है, गायब होने लगता है। ये कब होता है? रीइंफोर्समेंट, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन, एक्सटिंक्शन। मतलब इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसे क्या कहा जाता है? इसे एक्सटिंक्शन कहा जाता है। ठीक है, पावलोव के एक्सपेरिमेंट में जो कंडीशनिंग हुई थी उसमें डॉग क्या करता है? डॉग बेल के ऊपर सैलिवेट करने लगता है। ठीक है, बेल बजी और तभी उसके मुंह में लार आनी शुरू हो जाती है।
लेकिन ये तब होता है जब बेल के बाद उसके सामने फूड रखा जा रहा था। अगर मान लीजिए काफी समय तक बेल तो हम बजाएं लेकिन उसके बाद उसके सामने फूड प्रोड्यूस ना करें, ठीक है, यानी हम फूड उसके सामने ना लाएं, तो ये सैलिवेशन आने का जो रिस्पॉन्स है धीरे धीरे गायब हो जाएगा डॉग में से, तो इसको हम कहते हैं एक्सटिंक्शन। और ऑप्शंस को भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या है ये। देखिए, रीइंफोर्समेंट तो आपका पुनर्बलन होता है, किसी भी स्टिमुलस के ऊपर जो रिस्पॉन्स आया उसके बाद आपने जो भी उसको फीडबैक दिया, जो भी आपने रीइंफोर्समेंट दिया, वो क्या हो जाएगा, पुनर्बलन। ठीक है, आपने जो भी उसको रीइंफोर्समेंट दिया है, जैसे कि कोई अच्छा आंसर देने के बाद किसी को प्रेज करते हैं, गलत आंसर देने के बाद हम उसे कोई नेगेटिव कमेंट देते हैं, ये सब है फीडबैक, जो कि बच्चे के लिए किसका काम करता है, रीइंफोर्समेंट का काम करता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी कब होती है, जैसे कि हमने यहां पर बात करी, एक्सटिंक्शन क्या हो रहा है, बहुत समय तक अगर आपने फूड जो है बेल के बाद नहीं दिया तो वो जो कंडीशनिंग हमने कराई थी वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, वो चली जाती है, वो खत्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, वो रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अचानक कुछ समय बाद फिर से कुत्ते ने बेल पर सैलिवेशन शुरू कर दिया, ठीक है, मतलब काफी लंबे समय तक जो है वो बेल बजाने पर सैलिवेशन नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक से उसने फिर किसी दिन बेल बजने पर सैलिवेशन कर दिया, तो इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। और जनरलाइजेशन क्या होता है, जनरलाइजेशन में आपका मान लीजिए आपने किसी एक स्टिमुलस के प्रति जो है एक रिस्पॉन्स सिखाया था या उसकी कंडीशनिंग करी थी, लेकिन इसके जैसे दिखने वाले बहुत सारे स्टिमुलस के प्रति सेम उसी तरीके का रिस्पॉन्स जो है इंडिविजुअल दे रहा है, तो वो जनरलाइजेशन हो जाएगा, सामान्यकरण हो जाएगा। जैसे हमने आपके वॉटसन के एग्जाम्पल में भी देखा था, जो बच्चे का एक्सपेरिमेंट हुआ था कि बच्चे के सामने क्या किया जाता है, पहले व्हाइट कलर का रैबिट उसके सामने रखा जाता है और इसके बाद अचानक से बहुत तेज आवाज बैंग की सुनाई देती है, जिससे वो बच्चा डर जाता है। बार बार ये किया जाएगा तो बच्चा जो है रैबिट के प्रेजेंट होने पर ही, भले ही आप बैंग ना बजाएं, कोई चीज बहुत तेज की आवाज ना करे, केवल रैबिट से ही वो डरना शुरू कर देता था, वो उसी के आने पे रोना शुरू कर देता था। यहाँ पर बाद में देखा गया कि ना सिर्फ रैबिट बल्कि व्हाइट फर जैसी बहुत सारी चीजों के प्रति जो बच्चे का रिएक्शन था वो इसी तरीके का आ रहा था, तो इसका मतलब यहाँ से स्टिमुलस को क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे, स्वाति लर्न टू प्ले कैरम्स विद राइट हैंड, नाउ शी इज एबल टू प्ले विद लेफ्ट हैंड ऑल्सो, द टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हेयर इज। तो स्वाति जो है पहले कैरम जो है राइट हैंड से खेलती थी, लेकिन अब वो लेफ्ट हैंड से भी अच्छा खेलना सीख गई है। तो ये किस टाइप का ट्रांसफर है, पॉजिटिव ट्रांसफर, बायलेटरल ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर। तो देखिए ये है बायलेटरल ट्रांसफर। कोई मान लो अगर राइट हैंड से लिखने की आदत थी और अब हम लेफ्ट हैंड से भी लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बायलेटरल ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्यूपल सेंटर्ड लर्निंग इज, यानी जो आपका स्टूडेंट सेंटर लर्निंग होती है, ये इसका कौन सी विशेषता होगी, प्रोमिनेंस टू एक्वायर नॉलेज, क्लासरूम इज साइलेंट, स्टूडेंट्स एक्सप्रेस देयर आइडियाज फ्रीली, इवैल्यूएशन इज डन बाय टीचर ओनली। ठीक है, तो हमें ये बताना है किसमें हमें प्यूपल सेंटर्ड लर्निंग दिखाई दे रही है। तो प्रोमिनेंस इन टू एक्वायर नॉलेज, यानी यहां पर सिर्फ क्या हो रहा है, ज्ञान को प्राप्त करने में, अर्जित करने पर बल दिया जा रहा है। दूसरे में क्लासरूम साइलेंट है, तो यहां पर तो हम ये नहीं कह सकते कि ये प्यूपल सेंटर्ड है, बच्चे लर्न ही कर रहे होंगे यहां पर। और स्टूडेंट्स एक्सप्रेस देयर आइडियाज फ्रीली, ये देखिए ये प्यूपल सेंटर्ड लर्निंग में आ जाएगा, जहां पे बच्चों को आप पूरा पूरा मौका देंगे कि वो अपने आइडियाज को, अपनी बातों को आराम से रख सकते हैं, स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं सबके सामने। ठीक है, तो ये होगा आपका प्यूपल सेंटर्ड लर्निंग। नेक्स्ट है आपका लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय लर्नर्स इमोशन, has very little connection with emotions, is independent of learners emotions, is influenced by learners emotion। तो जो आपका अधिगम है, जो अधिगम करता है, उसके भावनाओं से या फिर उसके इमोशंस से अफेक्ट होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। लर्नर के जो इमोशंस हैं वो उसकी लर्निंग को बिल्कुल इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए लर्नर जो है इमोशनली सही महसूस नहीं कर रहा है, घर पे उसके वातावरण अच्छा नहीं है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब रहता है, तो उसकी लर्निंग को भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्नर्स इमोशन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, गिविंग पनिशमेंट वर्बल और नॉन वर्बल टू द चिल्ड्रन रिजल्ट्स इन, मतलब जब आप बच्चों को दंड देते हैं, चाहे वो शाब्दिक हो या अशाब्दिक हो, बोलकर दे रहे हैं या किसी और तरीके से दंड दे रहे हैं, तो वो क्या करता है, मोटिवेटिंग देम टू वर्क, प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड्स इमेज, इंप्रूविंग देयर स्कोर्स, डैमेजिंग देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट। देखिए किसी भी तरह का जो पनिशमेंट होता है वो बच्चों के सेल्फ कॉन्सेप्ट को किसी न किसी तरीके से हानि पहुंचाता है, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी प्लान्ड इन अ मैनर सो एज टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल, Which of the given learning experiences does not facilitate meaningful learning for the children? तो इनका कहना है जो अधिगम अनुभव है वो इस तरीके से आपके प्लान होने चाहिए कि वो लर्निंग को मीनिंगफुल बना दे, अर्थपूर्ण बना दे। तो इनमें से कौन से हमारे पास जो ऑप्शंस है, इनमें से कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऐसे नहीं है जिसमें हमें मीनिंगफुल लर्निंग दिख रही है। पहला है आपका रिपीटिशन बेस्ड ऑन मेयर रिकॉल ऑफ कंटेंट, बस खाली याद करके बता रहे हैं।
फिर है फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस ऑन कंटेंट, डिस्कशन एंड डिबेट ऑन द टॉपिक, प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक। तो यहाँ आप ये 3 ऑप्शन देखेंगे तो इन सभी में मीनिंगफुल लर्निंग हो रही है। भाई कंटेंट में जब बहुत ज्यादा ग्रिप होगी बच्चे की तभी वो उसके ऊपर क्वेश्चंस फॉर्मुलेट कर सकता है। डिस्कशन और डिबेट से भी टॉपिक की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। प्रेजेंटेशन भी तभी दे पाएगा जब उसने टॉपिक को अच्छा समझ रखा हो। लेकिन रिपीटिशन सिर्फ रिकॉल करके बताना है तो इसमें कोई मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो रही, रट रहा है यहाँ पर बच्चा। ठीक है, तो ये ए जो है आपका, ये आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग एम्फेसाइजेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो आपकी किसने दी है, एल्बर्ट बंदूरा ने दी है। उसके बारे में पूछा गया है कि ये किस चीज के ऊपर बल देती है, एम्फेसाइज करती है। नेचर, नर्चर, अडेप्टेशन, इमेंडेशन। देखिए मैंने आपको हमेशा ही बताया कि नेचर से जब भी आप जोड़ेंगे यानी प्राकृतिक रूप से जो उपस्थित है, ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, कह सकते हैं हेरिडिटी से आप इसे रिलेट करके जोड़ के देखिए। और नर्चर को हमेशा आप एनवायरमेंट से जोड़कर देखिए। ठीक है, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छी समझ में आ जाएगा। तो नर्चर जो हुआ ये आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है। अडेप्टेशन हम जानते हैं अनुकूलन, और इमेंडेशन होता है किसी भी चीज को करेक्ट करना है या रिवाइज करना। तो आपकी जो सोशल लर्निंग थ्योरी है बेसिकली आपकी ये कहती है कि हम दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में बात करती है। तो ऑब्जर्व आप कहाँ करोगे, अपने एनवायरमेंट में, जो आपके आसपास लोग हैं, आपका जो कल्चर है उससे आप कुछ ना कुछ एक्वायर करोगे या उनको ऑब्जर्व करके सीखोगे। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा नर्चर। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखेंगे, लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस। तो अधिगमकर्ता कब तक नहीं सीख सकता, अनलेस दे आर टॉट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, they know that material being taught will be tested in near future, they are prepared to learn, they are asked about their learning in schools by their parents at home on a daily basis। तो देखिए एक अधिगमकर्ता तब तक नहीं सीख सकता जब तक कि वो सीखने के लिए तैयार ना हो। दे आर प्रिपेयर्ड टू लर्न, सी ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स लर्निंग पॉजिटिवली। तो इसमें से कौन सा कारक ऐसा है ऑप्शंस में से जो आपके लर्निंग को, अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। फियर ऑफ फेलियर, कॉम्पिटिशन विद पेयर्स, मीनिंगफुल एसोसिएशन, प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स। तो देखिए फेलियर से घबराना, अपने पीयर, अपने साथियों से प्रतिस्पर्धा, मीनिंगफुल एसोसिएशन या पेरेंट्स का दबाव। तो देखिए मीनिंगफुल एसोसिएशन यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा। एक अधिगमकर्ता तब ज्यादा अच्छे सीख सकता है जब वो चीजों से अपने आप को अर्थपूर्ण रूप से जोड़ सके। ठीक है, कि जो मैं सीख रहा हूं वो मेरे काम की है या किसी भी तरीके से उसको हेल्पफुल होगी। जब वो इस तरीके से उससे एसोसिएट कर पाएगा तभी वो लर्निंग अच्छे से कर पाएगा। When children learns a concept and use it, practice helps in reducing the errors committed by them. This idea was given by। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि जब बच्चे जो हैं किसी कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं और बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी गलतियां कम होने लगती हैं। ये किसने कहा था, तो देखिए इसमें ऑप्शन है आपकी ई.एल. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, जे.बी. वॉटसन, लाइव वेगोत्स्की। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक का आ जाएगा। ट्रायल एंड एरर थ्योरी यहाँ पर यूज हो रही है आपकी, और उन्होंने यही कहा था, जो उन्होंने लॉज भी दिए थे उसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज में उन्होंने ये कहा था कि किसी भी चीज की अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं या हमारी लर्निंग और भी ज्यादा परमानेंट हो जाती है, हमारे मिस्टेक्स कम होने लगती हैं। तो एरर्स जो है वो हमारे कम हो जाएंगे अगर हम कॉन्सेप्ट की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो थॉर्नडाइक की थ्योरी से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स लर्निंग इन अ क्लासरूम। तो इनमें से कौन से कारक कक्षा में अधिगम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहला है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, यानी हम परीक्षाओं की जो संख्या है वो बढ़ा दें बच्चों को मोटिवेटेड रखने के लिए। सपोर्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ चिल्ड्रन बाय टीचर्स, तो बच्चों की ऑटोनॉमी यानी उनकी स्वायत्ता पर जो है टीचर्स भी उनको सपोर्ट करें। स्टिकिंग टू वन पर्टिकुलर मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, हम किसी एक ही विधि से सभी बच्चों को पढ़ाएं ताकि उसमें समानता रहे। या इंक्रीजिंग द टाइम इंटरवल ऑफ पीरियड्स फ्रॉम 40 मिनट्स टू 50 मिनट्स, या फिर जो क्लास का टाइम इंटरवल है वो हम इंक्रीज कर दें, जो पीरियड हमारे लगते हैं वो 40 से 50 मिनट का कर दें। तो देखिए यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका बी। ठीक है, क्लासरूम में लर्निंग तब ज्यादा बेटर हो पाएगी जब आप बच्चों की ऑटोनॉमी को सपोर्ट करोगे, जब बच्चे की स्वायत्ता को जो है प्राथमिकता देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द कंक्लूजन चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिपिक्टेड इन मूवीज मे बी डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट, ई.एल. थॉर्नडाइक, जे.बी. वॉटसन, एल्बर्ट बंदूरा, जीन पियाजे। तो ये निष्कर्ष निकालना कि बच्चे जो हैं वो एक उग्र व्यवहार मूवीज या पिक्चर्स से भी सीख सकते हैं, ये किस मनोवैज्ञानिक के काम के ऊपर ये निष्कर्ष निकाला गया था। तो ये देखिए एल्बर्ट बंदूरा का वर्क था। एल्बर्ट बंदूरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी है, उसमें उन्होंने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट,
जिसमें बोबो डॉल एक कमरे में रखी थी। बच्चों को एक फिल्म दिखाई गई थी जिसमें एक लड़का जो है वो कमरे में जाता है, उस बोबो डॉल के साथ बहुत एग्रेसिव व्यवहार करता है, उसे मारता है, उसे नॉकडाउन करता है, उसके ऊपर बैठ जाता है, उसे वर्बली अब्यूज करता है। और बच्चे जो हैं जिन्होंने इस तरह का व्यवहार देखा वो उस व्यवहार को सीख जाते हैं। तो मूवीज से एग्रेसिव बिहेवियर बच्चे सीख जाते हैं। ये चीज एल्बर्ट बंदूरा के काम से आई है। और अगर आप इस पूरी थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है लर्निंग की प्लेलिस्ट का, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। ये थ्योरी भी हमने पूरी डिस्कस की हुई है, वहां पे आपके एक्सपेरिमेंट्स भी अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उसमें अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, द अचीवमेंट ऑफ लर्निंग इज। लर्निंग से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं, क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑल ऑफ दीज होगा। लर्निंग से आप ये सभी कुछ सीख सकते हैं, कौशल भी सीख सकते हैं, ज्ञान भी सीख सकते हैं, अभिवृत्ति भी आपके अंदर आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज। तो सबसे सही यहां पर अर्थ लर्निंग या अधिगम का क्या निकल के आएगा। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, इनकलकेशन ऑफ नॉलेज, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, पर्सनल एडजस्टमेंट। यानी हम कौशल जो है वो हमने अर्जित कर लिए हैं, हमने ज्ञान जो है वो अपने अंदर ले लिया, आत्मसात कर लिया है, हमारे बिहेवियर में चेंज आया है, या फिर हम पर्सनली एडजस्ट कर रहे हैं, यानी कि व्यक्तिगत रूप से अब हम ज्यादा समायोजित हैं। तो ये देखिए लर्निंग को हमेशा किस चीज से नापा जाता है, चेंज इन बिहेवियर। हम हमेशा क्या लाते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना। कैसे परिवर्तन लाना, डिजायर्ड चेंज, ठीक है। जैसे वांछित परिवर्तन हम बच्चों के अंदर लाना चाहते हैं वो हम लेकर आए, बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाए, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे को करें। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। लर्निंग को हम किस तरीके से देखेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 19, लर्निंग इज। तो अधिगम क्या है, चेंज इन बिहेवियर, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिस, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए चेंज इन बिहेवियर है लर्निंग, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन है, ये किससे आता है, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आता है, ये भी बिल्कुल सही है, अनुभव से आता है, बार बार अभ्यास करने से आता है। रिलेटिवली परमानेंट चेंज है, ये भी हमने लर्निंग के फीचर में पढ़ रखा है। ना ज्यादा परमानेंट होती है, वह भूल भी जाते हैं लोग, और ना ही ज्यादा टेम्परेरी होती है, बहुत लंबे समय तक याद भी रहती है। तो रिलेटिवली परमानेंट इसे कहा जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी चीजें लर्निंग को डिस्क्राइब कर रही है। द लॉज ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय। तो लॉज ऑफ लर्निंग किसने दी है, अब तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो लॉज किसने दी, आपके थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज व्यू दैट बिहेवियर कुड बी शेप्ड थ्रू सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ रिस्पॉन्स मोर नियरली अप्रोचिंग डिजायर्ड बिहेवियर। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की बात हुई है, सन्निकटन कहते हैं शायद हिंदी में इसको, ठीक है। और रीइंफोर्समेंट आपका पुनर्बलन हुआ, यानी आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बिहेवियर किसी भी ऑर्गेनिज्म से करवा सकते हैं। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, धीरे धीरे उसके व्यवहार को उस व्यवहार तक लेके जाइए जो आप उससे करवाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे एक पिजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था, पिजन को 8 के फिगर में डांस करना सिखाया था, ठीक है। किसने सिखाया था, स्किनर ने सिखाया था, ठीक है। यहां से आपको ऑप्शन का हिंट भी मिल गया है। इसमें जो पिजन है, जितनी बार वो सही कदम रखता है उतनी बार उसको एक दाना जो है वो डाल रहा था स्किनर। तो यहाँ पर जितनी बार स्टेप जो है उसका डिजायर्ड रिस्पॉन्स के करीब आता जा रहा था, उतनी बार उसने उसको रीइंफोर्समेंट दिया और उसकी वजह से वो डिजायर्ड रिस्पॉन्स करना सीख गया, ठीक है। तो ये होता है आपका सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। ऑप्शंस क्या है हमारे, ये कहां से आ रहा है आपका, क्लासिकल कंडीशनिंग से, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग से, ऑपरेंट कंडीशनिंग से, सोशल लर्निंग से। तो देखिए वैसे तो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग को ही कई बार इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट नहीं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे सही लिखा है। तो हम यहाँ किसके साथ जाएंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन और रीइंफोर्समेंट की बात कहाँ होती है, आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लर्निंग इवेंट। तो इनमें से कौन सा लर्निंग इवेंट का एक तत्व नहीं है, लर्नर, इंटरनल कंडीशन, स्टिमुलस, टीचर। तो देखिए यहाँ पर लर्नर अधिगम करता तो होना ही चाहिए, फिर इंटरनल कंडीशंस, अंदर से वो उसके अंदर रेडीनेस होनी चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, ये सब चीजें रहेंगी। स्टिमुलस होना चाहिए, ठीक है, जिसके प्रति वो रिस्पॉन्स करेगा। टीचर जरूरी नहीं है हो, ठीक है, टीचर जरूरी नहीं है, क्योंकि लर्निंग हमारी क्लासरूम के बाहर भी होती रहती है। जब से हम पैदा होते हैं तब से हम कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें सीखते ही जाते हैं, और उसके लिए जरूरी नहीं है कि टीचर हमेशा हो हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे आर। तो बच्चे कब अच्छा सीखते हैं, एबल टू लिसन टू अ नॉलेजेबल टीचर, जब एक अच्छे ज्ञानी टीचर को वो सुनते हैं। देमसेल्फ ट्राई टू रीड एंड राइट, जब वो खुद से पढ़ने और लिखने की कोशिश करते हैं। बीइंग टॉट बाय देयर ओन पीयर्स एंड क्लासमेट, जब उनके सहपाठी ही उनको पढ़ाते हैं। या लर्न इन स्मॉल ग्रुप सपोर्टेड बाय एन अडल्ट, जब वो छोटे छोटे समूहों में सीखते हैं जहां पर एक अडल्ट भी उनको सपोर्ट करे या हेल्प करे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बच्चे सबसे अच्छा इन सारे ऑप्शंस में बच्चे सबसे अच्छा कहां सीखेंगे, जब उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में एक अडल्ट की सहायता के साथ पढ़ाया जाए।
और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आज की वीडियो का, ऑपरेंट कंडीशनिंग आर्ग्यूज दैट, ठीक है। तो आपके क्रिया प्रसूत अनुबंधन में क्या बात की गई है, बिहेवियर इज रिफ्लेक्सिव, बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, बिहेवियर इज अनलर्न, द टेंडेंसी टू रिपीट अ बिहेवियर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसमें देखिए आपके बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, क्योंकि हमने यहां पर बात करी है जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है वो आरएस लर्निंग होती है, ठीक है। जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है वो एसआर लर्निंग है, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग आपकी आरएस लर्निंग होती है। आरएस लर्निंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिए कोई काम अगर किसी इंडिविजुअल ने किया, उसका जो परिणाम निकल के आएगा, जो कॉन्सिक्वेंस निकल के आएंगे, अगर वो अच्छा है, फेवरेबल, उसे रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, तो वो उसके लिए पॉजिटिव है अगर, तो वो उसके लिए स्टिमुलस का काम करता है, ठीक है। अगर अच्छा रीइंफोर्समेंट मिल रहा है तो वो उसके लिए स्टिमुलस का काम करेगा कि इस काम को दोबारा दोहराया जाएगा। और अगर मान लीजिए उसे खराब परिणाम देखने को मिलता है तो फिर वो उस ऐसा स्टिमुलस का काम करेगा कि वो उस काम को दोबारा नहीं दोहराएगा। तो कोई बिहेवियर रिपीट होगा या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है कि उस काम का प्रभाव क्या मिला है, वो उसके लिए फिर बाद में एज अ स्टिमुलस काम करता है। तो ये आरएस लर्निंग है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपकी 24 क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। लर्निंग के अभी हम कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे, यानी हम कुछ PYQs करेंगे, जो आपके अलग अलग आपके जो टीईटी एग्जाम, स्टेट टीईटी एग्जाम्स होते हैं या सीटेट के जो आपके पेपर होते हैं उसमें आए हुए क्वेश्चन है, उनको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा अपना, अगर मुझे कुछ और यहाँ पे चेंजेस करने हैं तो। और अगर आपको अच्छी लग रही है आप अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिएगा ताकि मेरे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।